दोस्तों सोचिए, अगर एक तरफ इजराइल तुर्की को अपनी सीमा से दूर रहने की चेतावनी दे और दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका की जंग की जो तपिश है अगर वो यूरोप तक पहुंचने लगे और इसी बीच तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान मिलकर के एक नया डिफेंस पैक्ट बना लें, तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मिडिल ईस्ट में आखिर का ये सब क्या चल रहा है। सवाल ये है कि अगला बड़ा टकराव किसके बीच होगा और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर कितना बड़ा पड़ेगा। असली सवाल ये है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश पंत और आज की इस वीडियो में हम 4 बड़ी खबरों को जोड़ करके समझने वाले हैं। जी हाँ, सीरिया में इजराइल की एयर स्ट्राइक, ईरान को लेकर के नाटो की चेतावनी, तुर्की सीरिया की अरबों डॉलर वाली फॉस्फेट डील और आखिर में हम बात करेंगे मक्का डिफेंस पैक्ट की या मक्का डिफेंस एग्रीमेंट की। और सबसे बड़े सवाल के बारे में बात करेंगे कि क्या मिडल ईस्ट में अब एक नया पावर ब्लॉक तैयार हो रहा है। इन तमाम घटनाओं को आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सीरिया की। गाइस, रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरिया में एक एयरबेस के आसपास इजरायली कार्रवाई के बाद मामला इसलिए गंभीर हो गया क्योंकि वहां तुर्की की सैन्य मौजूदगी को लेकर के पहले से तनाव चल रहा था और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी तुर्की की सेना को सीरिया के दक्षिण की तरफ आगे बढ़ने को लेकर के कड़ा संदेश दिया है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। अगर आगे आप बढ़े तो आपके ऊपर एक हैवी एयर स्ट्राइक हम कर सकते हैं। दोस्तों, अब यहाँ ना एक बात समझिएगा कि जब कोई देश दूसरे देश को बार बार कहता है कि आगे मत बढ़ो, तो इसका मतलब सिर्फ धमकी नहीं होता है, उसमें चिंता भी छुपी होती है, खुद की भी, शायद दूसरे की भी। दोस्तों, तुर्की एक्चुअली जो है नाटो का मेंबर है, आप सब बखूबी जानते हैं, और उसकी सेना नाटो की बड़ी सैन्य ताकतों में गिनी जाती है, राइट। और इसलिए इजराइल और तुर्की के बीच सीरिया को लेकर के बढ़ता तनाव आने वाले समय में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। जी हाँ, सीरिया इस समय सिर्फ एक देश नहीं है बल्कि कई ताकतों के लिए एक रणनीतिक मैदान बन चुका है। चलिए अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ी खबर पर। एक्चुअली ईरान और अमेरिका के बीच में ना तनाव पहले से काफ़ी गंभीर है, लेकिन चिंता तब बढ़ती है जब ये आशंका सामने आती है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमले बढ़ाता है तो ईरान जवाबी कार्रवाई का दायरा मिडल ईस्ट से बाहर भी ले जा सकता है। मतलब अमेरिका के कुछ जो एयर बेस है उन पर भी हमला कर सकता है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में यूरोप में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को संभावित निशाने के तौर पर, ईरान की संभावित निशाने के तौर पर अब चर्चा हो रही है। खास तौर पर बुल्गारिया जैसे देशों का नाम अब सामने आया है जहाँ पर ईरान अपनी बम्बार्डिंग कर सकता है, जहाँ अमेरिकी सैन्य गतिविधियाँ इस समय मौजूद है उनको धराशायी कर सकता है। और दोस्तों, यही नाटो की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। जी हाँ, नाटो का मूल सिद्धांत क्या है कि एक सदस्य पर हमला हुआ तो पूरे गठबंधन के लिए वो हमला एक चुनौती बन जाएगा, नाटो के तमाम देशों पर वो हमला माना जाएगा। यानी कि अगर किसी नाटो देश या उसके सैन्य ठिकानों पर एक बड़ा हमला होता है तो मामला सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच नहीं रह सकता है, ये मामला पहुंच जाएगा नाटो के तमाम देशों तक। इसलिए इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ ईरान वर्सेस अमेरिका कह करके देखना हम सबके लिए अभी सही नहीं होगा। सोचिए, एक छोटी चिंगारी अगर गलत जगह गिरी तो उसका धुआं हज़ारों किलोमीटर दूर तक जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरी खबर की, जो सबसे शायद ज़्यादा दिलचस्प हो सकती है आप सभी के लिए। गाइस, अभी हाल ही में चंद घंटों पहले तुर्की और सीरिया के बीच में एक फॉस्फेट माइनिंग को लेकर के एक बहुत बड़ा समझौता हुआ है। जी हाँ, बहुत बड़ा समझौता हुआ है और इस समझौते के मुताबिक सीरिया के पास करीब 1.8 से लेकर के 2.1 अरब टन फॉस्फेट के भंडार बताए गए हैं। जी हाँ, 1.8 से लेकर के 2.1 अरब टन। अगर एक ट्रक में लगभग 20 टन सामान जाए तो 1 अरब टन के लिए करीब कम से कम 5 करोड़ ट्रक की आवश्यकता होगी। यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये संसाधन कितना बड़ा है। और फॉस्फेट का इस्तेमाल खाद यानी कि फर्टिलाइज़र बनाने में बहुत बड़ी मात्रा में इसका प्रयोग होता है। इसलिए ये सिर्फ ज़मीन के अंदर पड़ा एक पत्थर नहीं है, ये कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए एक रणनीतिक संसाधन भी है। और तुर्की और सीरिया की ये एग्रीमेंट में सिर्फ खनन शामिल नहीं है बल्कि उत्पादन, खदानों का विकास और सामान को बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए रेलवे जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं भी इसमें शामिल की गई हैं। यानी कहानी सिर्फ खनिज निकालने तक सीमित नहीं है, कहानी है दोस्तों सीरिया की ज़मीन, तुर्की की टेक्नोलॉजी और भविष्य की अरबों डॉलर की अर्थव्यवस्था की। ये असली कहानी है इस चीज़ की।
चलिए अब आते हैं उस खबर पर जिसने मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक नई चर्चा पैदा कर दी है। स्वागत, अभी चंद घंटों पहले तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में एक मक्का जॉइंट एग्रीमेंट, डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है और इस समझौते का सबसे अहम पहलू है दोस्तों सामूहिक सुरक्षा। जैसे नाटो के देश, तमाम देश आपस में दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे ही शायद ये भी एग्रीमेंट बिल्कुल नाटो जैसा बन सकता है। ये मुस्लिम नाटो बन सकता है, हम कह सकते हैं। सरल भाषा में समझें कि अगर तीनों में से किसी एक देश पर सैन्य हमला होता है तो बाकी दोनों उसके साथ खड़े होने की स्थिति में होंगे कि हम तुम्हारे साथ हो, तुम अकेले नहीं हो, हम तीनों मिलकर के उस देश को दिन में तारे दिखाएंगे, हम ये कह सकते हैं। और अब यही बात दोस्तों इस समझौते को महत्वपूर्ण बनाती है। क्यों? क्योंकि तुर्की के पास मजबूत सेना और नाटो का एक अच्छा खासा अनुभव है और सऊदी अरब के पास में विशाल आर्थिक संसाधन और रणनीतिक महत्व है और पाकिस्तान के पास बड़ी सैन्य क्षमता और परमाणु शक्ति का इसके पास दर्जा भी है। और तीनों की ताकत दोस्तों बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन अगर इनका सहयोग लगातार बढ़ता है तो क्षेत्र में एक नया रणनीतिक समीकरण जरूर बन सकता है। हालांकि इसे अभी नया नाटो कहना हम सभी के लिए बहुत जल्दबाजी हो सकती है, क्योंकि किसी भी गठबंधन की असली ताकत कागज़ पर नहीं बल्कि संकट के समय दिखाई देती है। समझौता साइन करना बहुत आसान है, लेकिन खतरे के समय एक साथ खड़ा होना असली परीक्षा होती है। जी हाँ, आखिर इसका इजराइल और इब्राहिम एकॉर्ड्स पर क्या असर है? जी हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है हम सब के लिए। दोस्तों, इब्राहिम एकॉर्ड एक्चुअली एक समझौता है जिसके जरिए इजराइल ने कई अरब देशों के साथ संबंध सामान्य करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया था। लेकिन अगर दूसरी तरफ तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे देश सुरक्षा सहयोग बढ़ाते हैं तो मिडल ईस्ट में एक अलग पावर सेंटर जरूर मजबूत हो सकता है। फिर सीरिया, रेड सी, पर्शियन गल्फ और ईरान जैसे मुद्दे इस नए समीकरण को और महत्वपूर्ण बना सकते हैं। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात है कि इस नए डिफेंस पैक्ट को सीधे इजराइल के खिलाफ सैन्य गठबंधन मानना अभी शायद आई थिंक सो सही नहीं होगा। यह असल परीक्षा तब होगी जब क्षेत्र में कोई एक बहुत बड़ा सैन्य संकट पैदा होगा और अगर भविष्य में ईरान भी किसी रूप में इस सुरक्षा व्यवस्था के करीब आता है तो मिडल ईस्ट का पावर बैलेंस और ज़्यादा बदल सकता है। तो दोस्तों, अगर हम इन तमाम घटनाओं को, इन तमाम खबरों को अगर हम एक टाइमलाइन के साथ में देखें, मतलब आज की पूरी वीडियो की सभी न्यूज़ को अगर हम एक लाइन में समझें तो हम ये पाएंगे कि सीरिया में तुर्की और इजराइल के हित आपस में टकरा रहे हैं। वहीं पर ईरान अमेरिका तनाव का दायरा अब डे बाय डे बढ़ने की आशंका है और सीरिया अपने प्राकृतिक संसाधनों के कारण आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बन रहा है और तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान का सुरक्षा सहयोग एक नए पावर ब्लॉक की शुरुआत कर सकता है। लेकिन सवाल दोस्तों अभी बाकी है। सवाल ये है, क्या ये नया समीकरण सिर्फ कूटनीतिक ताकत दिखाएगा या आने वाले समय में मिडल ईस्ट की सैन्य राजनीति भी बदल देगा? बस इसका सही जवाब जानने के लिए हमको करना है थोड़ा सा और इंतज़ार। बट इन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम न्यूज़ पर अब आपका क्या विचार है? क्या सच में हमारी दुनिया एक थर्ड वर्ल्ड वार में एंटर करने वाली है या फिर आपके हिसाब से कोई शांति का रास्ता निकलेगा? थिंक अबाउट इट। वीडियो को पॉज करिए, अच्छे से मंथन करिए। अपनी राय प्लीज़ आप मुझे कमेंट में सेंड करना, अपनी राय प्लीज़ मत भूलिएगा। सुगत, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूं जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।